सुप्रभात विद्यार्थियों। तो आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था +2 साइंस का जो चला हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और उनका रिलेशन है जो करंट के साथ, वो हम कल लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है सेकेंड यूनिट का, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चली हुई है हमारी, उसका नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है ओम्स लॉ। ये आप 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर फ्लोइंग करंट के। ठीक है, तो दैट इज V = R। आई आ जाता है यहाँ पर, R है जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जिसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो R क्या होगा, V/I। अगर हम I का जो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का और VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखें तो I = ANEVD होता है। और लास्ट में हमने लिया था कि जो VD है वो किसके बराबर आता है, कैपिटल E τ/m में m के बराबर आता है। ठीक है, और कैपिटल E हमने V/L की। तो हम क्या करते हैं, इसमें I के अंदर इसमें VD की वैल्यू ये रख देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, ANE² E τ/m में m हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से E की वैल्यू को V/L रख देते हैं इसमें, तो हमारे पास I = ANE², E की जगह क्या आ गया, V/में L आ गया, V τ/m में ML। ठीक है, तो यहाँ से V/ में I कर देते हैं, तो ये इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ML/में ANE² τ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये क्या बन गई हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखें तो इसकी जो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, R = हमने पढ़ा V/I, तो V की जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, और I इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। ठीक है, यानी कि R अगर हम कहें 1 वोल्ट/में 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये किसका है, ओम का, OHM, ओम। ठीक है, अब यहां से अगर हमने 1 ओम को आपने डिफाइन करना है तो वो क्या होगा, 1 ओम इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ वी अप्लाई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स एंड 1 एम्पियर करंट, यूनिट एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। देन जो रेजिस्टेंस आपके ऊपर होगी वो कितनी होगी, भी 1 ओम होगी। ठीक है, तो ये हमने 1 ओम रेजिस्टेंस निकाली। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहां से इसके डायमेंशंस हैं जो वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने वोल्ट को पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यानी कि आपका R = हम इसके डायमेंशन निकाल रहे हैं, वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि कूलम। ठीक है, वर्क डन पर कूलम या जूल पर कूलम, जिसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है। ठीक है, और एम्पियर को आपने क्या लिखा, I = क्या होता है, Q × T। ठीक है, I = क्या होता है, Q/में T। I = रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, Q/में T यानी कि कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जूल, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और ये कूलम नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर। ठीक है, जूल सेकंड कूलम स्क्वायर। जूल को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में क्या आ गया जी, सेकंड, डिवाइड बाई कूलम है जो I = Q/T होता है, तो Q क्या हो जाएगा, I × में T, दैट इज एम्पियर × सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म ऊपर लेके जाते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहाँ से सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगी, ऊपर जाएगी तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और एम्पियर की पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, तो यहाँ से आप डायमेंशन लिख सकते हैं, m की पावर 1 हो जाएगी, l की पावर 2 हो जाएगी, t की पावर -3 हो जाएगी और a की पावर -2 हो जाएगी।
तो ये क्या बन जाता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर है जी। तो यहां से इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम ला से कि रेजिस्टेंस क्या होगी और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं अब यहां से आर की वैल्यू है जो ये एक कॉर्नर में मेंशन कर देता हूं क्योंकि ये हम आगे यूज करेंगे जो अभी आई है, एम एल बाई में ए एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस एक डिवाइस या एक कंपोनेंट जो आपका क्या करता है रेजिस्टेंस ऑफर करता है किसी सर्किट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, उस कंपोनेंट को या उस डिवाइस को क्या बोलते हैं रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर्स है जो आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि रेजिस्टर्स हैं जो ये आपके कांस्टेंट रेजिस्टेंस के भी हो सकते हैं, या रेजिस्टर्स है जो वो वेरिएबल रेजिस्टर्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप्स के रेजिस्टर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एक रेजिस्टर है सिंपल रेजिस्टर जो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस का होता है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये क्या है सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है फिक्स होती है। अब इसी तरह से अगर हम क्या कर देते हैं इस फिक्स्ड रेजिस्टर के अंदर इस तरह से एक एरो का निशान लगा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं एरो का निशान जिसको, तो वो क्या बन जाता है आपका वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। यानी कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी वेरी करेगी। ठीक है, कम या ज्यादा। तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी क्या होगा वेरिएबल रेजिस्टर ही होगा, ये भी क्या होगा वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, अब जो ये रेजिस्टर है वेरिएबल रेजिस्टर, हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करते हैं तो पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल है जो उसको हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसको पोटेंशियल डिवाइडर भी हम कह सकते हैं, रियोस्टेट जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब देखिए अब जो एक रजिस्टर होता है ये कंडक्टर होता है, उसमें रेजिस्टेंस का जो ऑफर करना, ठीक है रेजिस्टेंस जो अराइज होती है उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दी ऑफरिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है जो वो क्यों ऑफर होती है ये हमने बताया है। अब देखिए कोई भी मतलब आपके पास क्या है कंडक्टर है, ये मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने यहाँ पर जोड़ दिया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव करेंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन जो वो इधर मूव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा। ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कंडक्टर के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहे हैं मूव कर रही है। ठीक है, वो किसकी तरफ पॉजिटिव एंड की तरफ। तो यहाँ पर बीच में ही आपके जो आयन्स होते हैं या एटम्स होते हैं किसके भी कंडक्टर के एटम्स होते हैं जो ये आयन्स होते हैं उनके साथ इनका क्या होता है फ्रीक्वेंटली कोलिजन होता है। उनका क्या होता है इनके साथ फ्रीक्वेंटली कोलिजन होता है। तो यही कोलिजन जो है उस कोलिजन की वजह से ही वो क्या करते हैं यहाँ पर आगे मूव करने में थोड़ा सा मतलब कि कठिनाई महसूस करते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है। ठीक है, हर्डल मतलब आपकी क्रिएट हो जाती है वहां पर। तो उस हर्डल की वजह उस हर्डल को ही यानी कि जो हर्डल क्रिएट हो रही है वो करंट को मूव करने में अपोज कर रही है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं उस हर्डल को ही क्या बोलते हैं, उस अपोज को ही क्या बोलते हैं हम अब रेजिस्टेंस यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये कई चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है कि नेचर है जो मटेरियल का वो किस तरह से है। ठीक है, और दूसरी बात की वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगी और एरिया के ऊपर भी क्या करती है डिपेंड करती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना तो उसको क्रॉस करना क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। एरिया पे भी डिपेंड करेगी यानी कि जो स्मॉल एरिया है जो उसको उसके अंदर से वो क्रॉस होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एरिया लेंथ की अगर हम बात करें तो स्मॉल एरिया ले लेते हैं तो लेंथ ज्यादा होती है।
ठीक है, और लार्ज एरिया ले लेते हैं तो लेंथ क्या होती है, कम होती है, तो जिसकी वजह से वो उसके ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि आपके ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब उन्हीं फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हुए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर्स को क्या करते हैं, डिस्कस यहाँ पर करते हैं। उन फैक्टर से ही आपकी एक नई टर्म्स है जो वो कैलकुलेट होती है इसमें। उन्हीं फैक्टर से आपकी एक नई टर्म है जो वो यहाँ पर क्या होती है, कैलकुलेट होती है। वो टर्म क्या होती है, तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो फर्स्ट फैक्टर है जी आपका लेंथ। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, लेंथ है। तो जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, लेंथ की। मीन्स क्या होगा कि इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज लार्ज देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज ऑल्सो लार्ज। ठीक है, अगर लेस होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि एक कंडक्टर जैसे मान लेते हैं बहुत ज्यादा लेंथ का है, तो उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जब क्रॉस करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एंड की तरफ ये मूव करते हैं, तो यहाँ पर हर्डल्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कोलिजन इनका होता है। तो जिस वजह से इस एरिया को कवर करना, इस लेंथ को कवर करना उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर को वो क्या करते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करवाते हैं। ठीक है, दूसरा है जी आपका एरिया क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया क्रॉस सेक्शन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसे अगर हम क्या लेते हैं, एक थिन बिल्कुल स्मॉल एरिया का क्या लेते हैं, मतलब कि स्मॉल डायमीटर का या रेडियस का हम क्या ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, तो हमें पता है उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। और अगर हम सॉरी उसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हम क्या ले लेते हैं, एक ज्यादा एरिया का क्या ले लेते हैं, लार्ज साइज, ठीक है, जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी लेंथ हमें पता है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ कम हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। वो कब हुई, जब एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और एरिया जब क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि एरिया कम होने की वजह से उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है जो लेंथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो और ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो थिन एरिया होता है, यानी कि स्मॉल एरिया होता है जो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो आपके पास आउट करते हैं उसमें से, ठीक है, तो उनके लिए मोर डिफिकल्ट हो जाता है कि वो स्मॉल एरिया में से जल्दी पास आउट हो जाए। ठीक है, स्मॉलर एरिया में से जल्दी पास आउट हो जाए, उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इट इज मोर डिफिकल्ट टू दी for the electrons or for electrons which are moving from negative charge to positive charge through the smaller cross section area. ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। मटेरियल के नेचर पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस है जो वो क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है जो वो साथ साथ में आपके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, किसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस है जो वो क्या करते हैं, डिपेंड करती है। अब वो आगे हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी उसके इंक्रीज या डिक्रीज के साथ। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं। इन सभी फैक्टर्स को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये आता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप ये इक्वल टू लेके आओगे तो यहाँ कोई ना कोई एक जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होगा, तो एल। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को उनका बोलते हैं रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को। और इसका नाम जो होता है जी वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल
रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्लियर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है जो, इसका क्या निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी जो आपके डायमेंशंस वगैरह हैं, यूनिट्स वगैरह हैं, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होगा, अगर हम यहां से रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आके ये आर ए वाई में एल हो जाएगा। ठीक है, आर ए वाई में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब हम यूनिट निकालते हैं इसकी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता ओम होता है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो गई, तो जो रो बचेगा हमारा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, पर मीटर नहीं है, ओम मीटर हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी भी, ओम मीटर। ठीक है, अभी अभी हमने डायमेंशन कैलकुलेट किए थे कि जो रेजिस्टेंस थी ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, तो उसके डायमेंशन जो हमारे कैलकुलेट किए थे हमने अभी आए थे m1 l स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर -2। इसमें क्या करोगे, l की पावर 1 और इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, m की पावर 1, l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -2। तो ये क्या बन जाएंगे, डायमेंशन बन जाएंगे, ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ये डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा जिसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। तो ये इस तरह से, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके, इसलिए नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद अगर हम इन दी केस ऑफ रेजिस्टेंस का जो हमने ये फार्मूला अभी पीछे किया था, तो इसके केस में अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी है जो किस तरह से कैलकुलेट होगी। देखिए, R इज इक्वल टू एम, ठीक है, तो एल बाई में ए एन ई स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एम बाई में एन ई स्क्वायर टाउ, इंटू में क्या लिख देता हूँ, एल बाई ए। और एल बाई ए है जो, ये देखिए एल बाई ए है जो, आर इज इक्वल टू एल बाई ए इंटू में रो। तो यहां से इसके साथ इसका कंपैरिजन कीजिए, तो इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो रो की वैल्यू है जो किसके बराबर आएगी, एम बाई में एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाई में एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो यहां से जो रेजिस्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो उन फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या उन फैक्टर्स का हम पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहां से m है जो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, E है जो चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल है, तो ये तो दोनों कांस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब ये डिपेंडेंट किस पे होगा, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n क्या था हमारा, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हमने बोला था, तो उसके क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, एन जो डिपेंड करते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, जो कंडक्टर हमने लिया उसका मटेरियल है जो, उसका कैसा नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। यानी कि इनडायरेक्ट वे से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या आता है आपका, रो है जो वो डिपेंड करता है किस पे, टाउ पे, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या कर देते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो थर्मल वेलोसिटी है जो, या थर्मल मोशन है जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम है ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे ही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल की, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब कि ये इनवर्सली, क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट वे से ये आपका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये भी किस डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है।
ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपके क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि वो रेजिस्टेंस पूछ लेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उन फैक्टर्स के नाम देगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछ लेगा और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उनके नाम दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ए भी मिलेगा, एल भी मिलेगा, आर भी मिलेगा और नेचर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये आर ए एल है जो ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो दैट्स वाई इनका यहाँ पर आपका कोई उसमें मतलब नहीं रहेगा, कोई मीन नहीं रहेगा कि वो आपकी रेजिस्टिविटी उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए आपको आंसर में जो लिखना है वो क्या लिखना, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ मटेरियल्स होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है जो वो कितनी होती है, ठीक है। यानी कि ओम मीटर में अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सिल्वर की रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो वो कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉपर की तो 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाती है। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 2.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाती है। और अगर हम आयरन की बात करते हैं तो वो आपकी 10 × 10⁻⁸ यानी कि 10⁻⁷ ओम मीटर हो जाती है। मरकरी की बात करते हैं तो 98 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, ठीक है। नाइक्रोम की बात करते हैं तो 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। और अगर हम मैग्नीन की बात करते हैं तो मैग्नीन की जो 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। कार्बन की बात करते हैं तो 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है, ठीक है। जर्मेनियम की बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, तो वो आपकी 0.46 ओम मीटर होती है। सिलिकॉन की जो आपकी बात करते हैं अगर तो वो 2300 ओम मीटर होती है। और ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो 10⁻10 से लेकर 10⁻14 ओम मीटर तक वो लाई करती है। इसी तरह से अगर हम माइका की बात करते हैं तो 10⁻11 से 10⁻15 ओम मीटर तक होती है, ठीक है। और अगर हम लास्ट में एम्बर की बात करते हैं तो 5 × 10⁻14 ओम मीटर होती है। तो यानी कि ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगी, उसको याद करने की वैसे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखनी है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे जो आपकी कम है वो सिल्वर मेटल होती है, ठीक है। दैट्स वाई जो सिल्वर मेटल है जो वो आपका ज्यादा यूज किया जाता है वायर्स वगैरह जो फॉर्मेशन करते हैं, वायर्स बनाते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स उनकी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये था जी आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन कई बार ये पूछ ले सकता है कि व्हाई इट इज सो डेंजरस टू टच ए 220 वोल्ट वायर लाइव वायर 220 वोल्ट लाइव वायर विद वेट हैंड्स, तो उसमें थोड़ा सा आपका कंसेप्ट है जो वो लगता है। देखिए अगर हमारी बॉडी की जो स्किन है अगर वो ड्राई है, अगर वो क्या है ड्राई है, तो वो ड्राई स्किन है जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, जो ड्राई स्किन है जो वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करती है वो कितनी होती है 10⁻5 ओम। और जो वेट स्किन है जो हमारी वेट स्किन तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगी 1500 ओम यानी कि 1500 ओम, ठीक है। तो हमने कहा कि 220 वोल्ट को यानी कि V = दे दिया 220 वोल्ट, तो आप निकाल सकते हैं इसमें से कि कितना आपका क्या लगेगा, इसमें करंट है जो क्रिएट होगा। तो I = क्या होता है V/R होता है, ठीक है। तो V/R यानी कि 220 में 10⁻5 करोगे, ठीक है। इसी तरह से I = V/R रखोगे तो इसमें ये तो ड्राई स्किन के लिए होगा, वेट स्किन के लिए क्या हो जाएगा 220 में 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक 0 से एक 0 बढ़ जाएगी तो 22 में 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2.2 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, 2.2 मिली एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसको काटते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा 147 मिली एम्पियर के बराबर आता है। इसके बराबर आता है 147 मिली एम्पियर के बराबर आता है। अब यहाँ दोनों में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या आ गया अलग अलग, ठीक है।
और अगर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है जो वो आपकी 100 मिली एम्पियर से लेके 3 एम्पियर तक लाई करती है, 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में होती है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा फैटल होता है। फैटल मतलब जानलेवा, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो वेट हैंड से अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक वायर को छुआ है, तो इसका मतलब हमारा 147 इस रेंज के अंदर क्या करता है, लाई जाता है, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और अगर हम ये कहें कि जो हमारे 20 मिली एम्पियर से लेके 100 मिली एम्पियर तक लाई करे अगर करंट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर से लेके 100 मिली एम्पियर तक अगर करंट की वैल्यू लाई करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पैरालिसिस। तो हमारी बॉडी की जो है वो पैरालाइज हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या हो सकती है, पैरालाइज हो सकती है, पैरालिसिस, ठीक है। और अगर 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक होता है, 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक की अगर रेंज आती है करंट की, तो वहां पर आपका क्या हो सकता है, मस्कुलर डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारी मांसपेशी है ना, तो उनके अंदर डिसऑर्डर है जो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मस्कुलर डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। अगर जो करंट की रेंज है वो 2 मिली एम्पियर होता है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या होता है, टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब क्या होता है, सन्नाटा, सनाहट, सनसनाहट, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम हाथ लगाते हैं ना एकदम से, तो सनसनाहट से हमारे अंदर, हमारे जो हाथ के अंदर है जो वो एकदम से क्रिएट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंगलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग रेंज में जो हमारा ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन में देखो 2 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर यानी कि टिंगलिंग ही होगी लगभग आपको। अगर वो आपकी वेट जो हैंड है उससे या वेट स्किन के साथ टच करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फैटल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट को अगर हम छूते हैं वेट हैंड से, गिले हाथों से, तो हमारे लिए वो क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जितना ज्यादा आपका क्या करेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपकी जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ से देखो आई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, यानी कि आई जितना ज्यादा बढ़ेगा वी भी उतना ज्यादा, वी इतना ज्यादा बढ़ेगा आई भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वहां से हमने ध्यान रखना कि पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो वो जो हमारे लिए और भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब रीजन थे इसमें, यानी कि ये आपका मेन कोर्स था इसका कि हमें क्यों नहीं छोड़नी चाहिए कोई भी वायर को वेट हैंड्स पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो दोबारा से पूछ सकता है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, या कॉल कर सकता है, या कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। आपका काम है जो रेगुलरली जो टॉपिक वाइज काम चला हुआ था वो भी रेगुलरली हो रहा होगा। अगर किसी बच्चे ने अभी बीच में कोई लेक्चर छूट गया है उसका, तो अगर वो नहीं देखा है तो वो प्लीज, ये हमारा 3rd लेक्चर है इस यूनिट का स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अगर कोई 2 लेक्चर या 1 लेक्चर उसका छूट गया है तो वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सिम क्लासेस को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस देख सकता है और अपने काम को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।